नमस्कार दोस्तों। कहानी के अनुसार सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक एक सेब उनके सिर पर आ गिरा। ऐसे विश्वासघाती बिहेवियर के लिए पेड़ को कोसने के बजाय न्यूटन ने सोचा सेब किस वजह से गिरा। सेब नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं गया? कौन सी शक्ति उसे नीचे खींच रही थी? उन्होंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही कोई अजीब चीज काम कर रही होगी। उनके इस विचार ने इवेंचुअली फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी में से एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जन्म दिया। आज हम पूरे दिल से और बिना शर्त ग्रेविटी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये वो शक्ति है जो हम सभी को जमीन से जोड़े रखती है। ये वो शक्ति है जो सुनिश्चित करती है कि हम अंतरिक्ष में भटकने के बजाय पृथ्वी पर मजबूती से टिके रहें। स्काई डाइव से लेकर बंजी जंप और रोलर कोस्टर तक ये सभी रोमांचकारी अनुभव केवल ग्रेविटी की वजह से ही संभव हो पाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना और सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ग्रेविटी वास्तव में समय में हमेशा से अस्तित्व में है? लेकिन समय से पहले का क्या? टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से पहले क्या बिग बैंग के अस्तित्व से पहले भी ग्रेविटी का अस्तित्व था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें निश्चित रूप से बुनियादी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं दो बॉडीज, सेलेस्टियल या और कोई भी जिनमें मास होता है, उनके बीच मौजूद होता है। ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, जिनकी ताकत सीधे उस ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब न्यूटन उस पेड़ के नीचे बैठे और सेब उनके सिर पर आ गिरा तो सेब ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया। लेकिन पृथ्वी के खगोलीय रूप से हाई मास होने की वजह से पृथ्वी ने सेब और उसके खींचातानी में जीत हासिल की। दरअसल हमारा ग्रह प्राचीन काल से ही हम सभी के खिलाफ खींचातानी का ये निरंतर खेल जीता आ रहा है, जो कि हमें बड़े सवाल पर लाता है कि क्या यह खींचातानी बिग बैंग से पहले और उसके दौरान खेली जा रही थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड में सभी मैटर एक अत्यंत छोटे स्थान में सिमटे हुए थे, जो कि काफी ज्यादा संकुचित था। ये इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर का स्थान था, जिसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। इसमें जो आज हम ब्रह्मांड देख पा रहे हैं या जिनके बारे में जानते हैं, उसका सारा मास इस छोटे से बिंदु में समाहित था, जो लगभग मानव सिर के आकार की एक गर्म घनी गेंद थी। ये द्रव्यमान एक विशाल गुब्बारे की तरह प्रकाश की गति से भी तेज गति से फूला और फिर इसमें एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से बिग बैंग कहा जाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जरा एक मिनट रुकिए, प्रकाश की गति से भी तेज? जैसा कि आपने अनगिनत बार सुना होगा कि प्रकाश की गति से भी तेज कुछ भी नहीं हो सकता, और आप सही भी होंगे। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रकाश की एक कांस्टेंट स्पीड स्थापित की, जिसे कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर सकती, लाइट खुद भी नहीं। लेकिन यह धारणा केवल स्पेस टाइम के माध्यम से यात्रा करने वाली वस्तु के लिए बनाई गई है। वहीं बिग बैंग के केस में एक सूक्ष्म अंतर है। दरअसल सृष्टि के विस्फोट में अंतरिक्ष के माध्यम से द्रव्यमान की गति के बजाय स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार ही शामिल था। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष खुद एक जहाज है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं इसी जहाज की यात्री हैं। आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है कि जहाज पर सभी यात्रियों के लिए स्पीड लिमिट प्रकाश की गति है। जहाज पर कोई भी यात्री प्रकाश से तेज चलने में सक्षम नहीं है। हालांकि आइंस्टीन का सिद्धांत जहाज में बैठे लोगों के लिए तो कह रहा था कि ये लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन यह सिद्धांत जहाज की गति के बारे में कुछ नहीं कहता है। जहाज प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता था और अभी भी अपने भीतर एक स्पीड लिमिट बनाए रख सकता था। इसलिए फिजिक्स के किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना बिग बैंग ने उस अनंत विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिसमें हम आज रहते हैं। आइए घड़ी को बिग बैंग के ठीक 1 सेकंड पहले के समय में घुमाएं। सृष्टि के पहियों के गतिमान होने से ठीक पहले, जैसा कि पहले मेंशन किया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक असंभव रूप से छोटे स्थान में सिमटा हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। उसके चारों ओर शून्यता थी, मतलब कुछ भी नहीं था। सवाल यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इतने सीमित स्थान में कैसे रह पाया? अवश्य ही कोई चीज रही होगी, कोई ऐसी ताकत जो इसे एक साथ बांधे हुए थी। इन दिस केस सबसे स्पष्ट सही उत्तर है ग्रेविटी। सभी मैटर पर एक इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा था, जिससे ये पूरे ब्रह्मांड को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में बांधे रखने में कामयाब रहा। बेशक ये सिर्फ एक सिद्धांत है,
ये सिंगुलैरिटी आइंस्टीन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था इसके एक्सप्लेनेशन में से एक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचार की आलोचना की क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स को ध्यान में नहीं रखता। जैसे ही हम मानव बाल की चौड़ाई से लाखों गुना छोटे कणों को मापना शुरू करते हैं तो हम क्वांटम फील्ड में प्रवेश करते हैं, जो जरूरी नहीं कि फिजिक्स के पारंपरिक नियमों द्वारा शासित हो। बेसिकली बिग बैंग से पहले का कोई भी समय थोड़ा अस्पष्ट होता है। बिग बैंग से पहले के समय के बारे में हम जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सिर्फ एक अनुमान होगा और कभी भी 100% सटीक नहीं हो सकता। हालांकि हम बिग बैंग के पहले क्षण के दौरान इन्फॉर्म्ड भविष्यवाणी कर सकते हैं, जब सभी स्पेस टाइम अस्तित्व में आ गए थे। आइंस्टीन ने दावा किया कि ग्रेविटेशनल वेव की खोज करके बिग बैंग के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है। इन तरंगों को ब्रह्मांड की कुछ सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न तरंगों के रूप में समझा जा सकता है। आइंस्टीन के सिद्धांत से पता चला कि विशाल प्रलयकारी घटनाएं स्पेस टाइम के फैब्रिक को बाधित कर सकती हैं, जो सोर्स से निकलने वाली तरंगों को जन्म देंगी। ये घटना जितनी अधिक हिंसक होगी, डिसरप्शन उतना ही बड़ा होगा और बदले में इसकी ग्रेविटेशनल वेव भी उतनी ही बड़ी होगी। बिग बैंग से बड़ी ब्रह्मांड संबंधी घटना और क्या हो सकती है? निश्चित रूप से प्रकाश से भी तेज गति से ब्रह्मांड के विस्तार से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव पैदा होंगी। हालांकि चूंकि ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल से भी अधिक पुराना है, इसलिए ऐसी लहर का पता लगाना जिसने बहुत पहले अपनी यात्रा शुरू कर दी हो लगभग असंभव लगता है। किसी को कुछ अत्यंत संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होगी जो इन प्राचीन तरंगों को पकड़ सके। वास्तव में बिग बैंग से उत्पन्न होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स की तीव्रता इतने वर्षों के बाद लगभग 1 अरब गुना कम हो गई होंगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि इतनी पुरानी तरंगों से होने वाली डिसरप्शन एटम के न्यूक्लियस के आकार से भी छोटी होगी। हालांकि ऐसा प्रयोग 2015 तक संभव नहीं था, लेकिन 14 सितंबर 2015 को लिगो ग्रेविटेशनल वेव्स के ऑब्जर्वेशन के लिए समर्पित एक प्रयोगशाला ने ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ सफलतापूर्वक फिजिकल कांटेक्ट बनाया। उनका संवेदनशील इक्विपमेंट 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर 2 ब्लैक होल की टक्कर की वजह से हुए हल्के डिसरप्शन का पता लगाने में सक्षम था। लीगो में ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाने वाले प्रयोग ने आखिरकार ग्रेविटेशनल वेव के अस्तित्व का प्रमाण दिया। इस तरह के ठोस सबूत ने साइंटिफिक कम्युनिटी को पहली प्रलयकारी घटना बिग बैंग के वजह से होने वाली इन तरंगों के अस्तित्व का अनुमान लगाने की अनुमति दी। वही डिटेक्टर लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग से उत्पन्न हुई पहली ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो हम श्योर हो सकते हैं कि बिग बैंग के दौरान ग्रेविटी मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर क्या ग्रेविटी मोमेंट ऑफ क्रिएशन से पहले अस्तित्व में थी? ये अभी भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है, क्योंकि हमें स्पेस टाइम के अस्तित्व में आने से पहले ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए कोई निश्चित सिद्धांत नहीं मिला है। हमें अगले आइंस्टीन के लिए अभूतपूर्व इक्वेशंस का एक नया सेट देने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, जो स्पेस की अवधारणा के अस्तित्व में आने से पहले ही ब्रह्मांड की स्थिति को समझा सके। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिग बैंग से पहले भी ग्रेविटी का अस्तित्व था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।